विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए। रामायण और महाभारत की तिथियों का गंभीर परीक्षण, जिसका आयोजन गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल की सांस्कृतिक सोसाइटी द्वारा किया गया है। यह एक ऐसा विषय है जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और दर्शन के गहरे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम आशा करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली को और गई गहराई से समझने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम हमारे माननीय अध्यक्ष श्री आर.एन. जिंदल जी, उपाध्यक्ष श्री अनिरुद्ध जिंदल जी, डीन महोदय श्रीमती प्राची जिंदल जी, निर्देशक महोदय डॉक्टर प्रोफेसर विकास नाथ जी और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मिथिलेश कुमार पांडे सर जी का और प्यारे दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अब हम इस अवसर पर अपने सम्मानित अतिथियों को गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से परिचित कराना चाहेंगे। गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल की स्थापना 2004 में हुई थी। यह गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से संबद्ध है और तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE मानव संस्थान, विकास मंत्रालय, भारत सरकार और विधि कार्यक्रमों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित है। हम वर्तमान में MBA इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और BBA LLB और BA LLB में स्नातक कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। हमारे संस्थान का दूसरे चक्र में NAAC द्वारा ग्रेड A से सम्मानित किया गया है। यह एक ISO 2015 प्रमाणित संस्थान है। हमें समिति सरकार की एक शुल्क समिति द्वारा भी A+ रेटिंग दी गई है। दिल्ली सरकार और GGSIP विश्वविद्यालय की संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा उच्चतम ग्रेडिंग A का दर्जा दिया गया है। हाल ही में माननीय उपाध्यक्ष ने 21 अगस्त 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा गीता रतन एजुकेशनल ग्रुप के लिए अकादमिक उत्कृष्टता में ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2023 प्राप्त किया और डी सुश्री प्राची जिंदल ने जिप्स के त्रुटिहीन प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए उच्च शिक्षा में कॉर्पोरेट मामलों के लिए ET एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है। इंटर्नशिप में अपनी उत्कृष्टता दिखाते हुए गिब्स को इंटर्नशाला सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। पूरे भारत में 500 से अधिक भाग लेने वाले संस्थानों में से गिब्स ने इंटर्नशाला वार्षिक रैंकिंग 2022 में 30वीं अखिल भारतीय रैंक और उत्तरी क्षेत्र में 98 भाग लेने वाले कॉलेजों में से 13वीं जोनल रैंक हासिल की। टाइम्स बी स्कूल सर्वे 2023 में गिब्स ने अपने MBA कोर्स के लिए भारत के शीर्ष 50 निजी बी स्कूलों में 33वीं रैंक और भारत के शीर्ष 100 बी स्कूलों में 47वीं रैंक हासिल की। आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इन महाकाव्यों को सिर्फ पौराणिक कहानियों के रूप में न देखें, बल्कि इन ग्रंथों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर विचार करें। क्या ये हमारे देश की वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं हैं या केवल मिथक? इस प्रश्न का उत्तर न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि रामायण और महाभारत का अध्ययन हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए कितना प्रासंगिक है। आज हमारे साथ अपने ज्ञान का खजाना साझा करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार पांडे जी। डॉक्टर पांडे संस्कृत साहित्य में एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD प्राप्त की है और अपने क्षेत्र में कई स्वर्ण पदक और पुरस्कार अर्जित किए हैं। डॉक्टर पांडे संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। रामायण और महाभारत की तिथियों से संबंधित आज के महत्वपूर्ण विषय पर उनके अध्ययन और शोध के लिए वे प्रसिद्ध हैं। संस्कृत साहित्य, बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर उनके शोध ने उन्हें इस क्षेत्र में एक विशेष स्थान दिलाया है। हम सभी उनके अमूल्य विचारों को सुनने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। अब मैं हमारे माननीय डॉक्टर अभिजीत दास सर से अनुरोध करूंगी कि वह मुख्य अतिथि को औपचारिक स्वागत करें।
करेंगे कि वे तालियों के साथ डॉक्टर मिथिलेश कुमार पांडे जी का मंच पर स्वागत करें। उनके ज्ञान और अनुभव से हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वागार्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। सबसे पहले उस परम पिता को नमस्कार है जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर स्वस्थ रूप से बैठे हुए हैं। तो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, अन्य जो भी यहाँ पे शिक्षक वृंद यहाँ बैठे हुए हैं, छात्रों सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप लोगों ने सुने होगा कि मैं रामकृष्ण महाविद्यालय के संस्कृत विभाग में अभी अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ और उसी महाविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ है। और जैसा कि आज का विषय है, आपने सुना होगा कि जब भी हम इतिहास लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, तो हिस्ट्री लिखने के लिए कुछ फैक्ट्स, कुछ रिसोर्सेज, कुछ टूल्स की जरूरत होती है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, क्योंकि जो विषय है बड़ा ऐसा विषय है कि 4000 साल पहले से यह डिस्कोर्स नैरेटिव चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। आने वाले समय में इसका आंसर क्या होगा, इसके एक पार्टिकुलर कंक्लूजन को लेकर के संभावनाएं लोग लगा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोग से, चूंकि इंटरेक्टिव सेशन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मुझे इतिहास लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके इंस्टीट्यूट का अगर मुझे हिस्ट्री लिखना है, तो हमें कौन कौन से ऐसे टूल्स चाहिए जिनके हेल्प से हम हिस्ट्री, आपके इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री लिख सकते हैं? कोई बता सकता है? जी, यस, ठीक है। और उसके अलावा कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग सबने बोला। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा जर्नल्स जो पब्लिश है कॉलेज के ऊपर। हाँ जी सर, जर्नल्स जो कॉलेज के ऊपर। हाँ जी, एकदम, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, या तो लिटरेरी सोर्स होंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो फाउंडेशन के टाइम पे पब्लिकेशन में या एविडेंस के रूप में कहीं रखे गए होंगे, या जब इसका फाउंडेशन हुआ था उस समय अगर कोई लिविंग एलिमेंट्स हमारे यहाँ बचा हुआ है, हम उससे बात करेंगे। और या यह इंस्टीट्यूशन जहाँ पे है, इसके आसपास जो लोग हैं, उनकी हेल्प से हम हिस्ट्री लिखेंगे। ठीक है, यही सेम चीज जब वैदिक पीरियड्स की बात आती है, मैं वैदिक पीरियड इस वजह से बोल रहा हूँ कि इसमें तनिक भी मिलता है, तो वैदिक लिटरेचर है। आप सबको पता होगा कि 4 प्रकार के हमारे पास वेदांत हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये एक सीरियल क्रम है। इसके बाद जो है हम रामायण की बात करते हैं, इसके बाद हम महाभारत की बात करते हैं। और रामायण महाभारत के पहले, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है रामायण महाभारत के डेट्स को लेकर के है, लेकिन अगर हम रामायण महाभारत की बात करनी है तो इसके पहले हमें वैदिक लिटरेचर को जानना पड़ेगा। वेदों को हमारे यहाँ अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब है जो कि मैन मेड नहीं है। अब जो चीज मैन मेड नहीं है उसके टाइम और पीरियड को कैसे हम बताएं, क्वेश्चन है, एग्जाम देंगे। तो वेदों के सिनोनिम्स की जब बात आती है तो वेद को हमारे यहाँ स्मृति बोला जाता है। स्मृति या श्रुति, श्रुति का मतलब ये होता है ऐसा ट्रेडिशन जो लिसनिंग बेस्ड उस पर आधारित हो। पहले क्या होता, गुरुकुलों में क्या होता था कि टीचर जो है अपने बच्चों को कुछ चीज याद कराता था। याद करने के दौरान जो है कुछ चीजें, अब ऑब्वियस बात है जब हम कोई चीज फाइल ट्रांसफर करेंगे, कोई चीज याद की हुई चीज किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, तो उसमें कुछ चीज ऐड होगी, कुछ चीज मिस होगी। ठीक है, तो सुनने की परंपरा जो थी उसी को श्रुति कहा जाता है। और सुनी हुई चीज को अपने माइंड में रखना, स्टोर रखना, उसी को स्मृति कहा जाता है। इसलिए वेदों को श्रुतियां और स्मृतियां कहा जाता है। बाद में वेदों के एक्सप्लेनेशंस को लेकर के ध्यान रहे कि हर एक टाइम में चैप्टर्स के नाम अलग अलग रहे हैं। वेदों में चैप्टर को सूक्त या मंडल के नाम से जाना जाता है। रामायण और महाभारत में यही जो है कांड के नाम से जाना जाता है। महाभारत में यही चैप्टर्स के नाम पर्व के नाम से जाना जाता है। ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं। उसी वैदिक लिटरेचर में जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं, जब सबसे लास्ट वेद की बात करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आता है
कि अथर्ववेद के आते समय जो है हमारे यहाँ किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य या हेल्थ संबंधी जो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है कैसे निजात हुआ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वेद की हम बात करें तो वेद का जो एक प्रेडिक्शन माना गया है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो चीज मैंने मेड नहीं है उसके बारे में आपने 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का टाइम कहां से निकाल दिया। तो मैंने बताया, सर ने बोला कि कार्बन डेटिंग किस चीज का करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स का करेंगे। ठीक है, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारे यहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूशनों में रखे गए हुए हैं। अब वेद रामायण के पहले है या रामायण के बाद है, जब इस रेफरेंस को हम लोग देखते हैं, हालांकि इसमें विवाद है। कई लोग बोलते हैं कि वेदों में जो है एक दो जगह राम का एक्सप्लेनेशन या कहीं न कहीं वर्ड्स आया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब राम पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के दौरान जब वो पहली बार जो है शिक्षा के लिए जब जाते हैं तो वैदिक परंपरा में जो 16 संस्कारों का जो वर्णन है, राम पूरी तरीके से उन संस्कारों का प्रयोग करते हैं। और चाहे वो आपका उपनयन संस्कार हो, चाहे विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है कि वेदों के श्रुतियों को आपको याद करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक परंपराएं पूरी तरह से राम के समय में पूरी तरीके से स्टैब्लिश थी। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि राम जब पैदा हुए थे, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ नक्षत्र और राशियों का बड़ा योगदान है। ठीक है, वैदिक शास्त्र में ज्योतिष इतनी तरीके से पॉपुलर था कि राम का जो जन्म हुआ वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र आप पता है कि 27 नक्षत्र 12 राशियां होती हैं, और यह राशि बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है जो कि हमें बताता है कि लगभग 1500 के बीसी के आसपास जो है जब सूर्य के साथ जब पुनर्वसु नक्षत्र कर्क रेखा के कनेक्शन में आया था, उस समय जो है राम पैदा हुए थे। तो इस आधार पर जो है अलग अलग लोग जो है, कोई 5114 ईसा पूर्व के आसपास का बोलता है, कोई बोलता है कि नहीं है जो है वेद के ही आसपास का जो है रामायण का डेटिंग ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो हर युग, जैसे कि आपको पता होगा कि 4 प्रकार के हमारे यहाँ युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और हर युग जो है अपने अपने ईयर्स को लेकर चल रहा है। तो लगभग 1728000 ईयर का जो है हमारा सतयुग है। त्रेता युग लगभग 1296000 वर्ष का हमारा ईयर का त्रेता युग है। और द्वापर युग है 86400 ईयर का द्वापर युग है। कलयुग जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं लगभग 43 लाख वर्ष का है, जिसमें से 5214 ईयर्स अभी बीत चुके हैं। अब 5214 को 43 लाख में माइनस कर दीजिए, जो बचा अभी कलयुग का टाइम इतना बचा हुआ है। जब द्वापर और सतयुग की, त्रेता युग की बात होती है तो आप जरा कल्पना करिए इस डेटिंग को कैसे निकाला गया होगा कि ये कितने साल की है। तो यह जो है हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है, जो खगोली एविडेंस है, वही बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है नक्षत्र के आधार पर हमें जो है ये देखने को मिलता है। The Vedas contains numerous references to astronomical events such as the solstice, planetary movements, and eclipses that allow us to date them. The reference to the सप्तर्षि मंडल, आपको मैंने बताया कि जब खगोलीय विज्ञान की बात होती है, एस्ट्रोनॉमिकल विज्ञान की बात होती है, तो है कि लगभग 1500 BC में जो है ऋग्वेद जो है आया, ऋग्वेद का जो है रचना किया गया। ठीक है, इसके अलावा जब कल्चरल रिलीजियस एविडेंस की बात होती है, वैदिक साइंस फोकस ऑन द कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर को बेसिकली ऋत कहा जाता है, और यह जो है द वर्शिप एंड द नेचुरल एलिमेंट्स। वैदिक कॉन्सेप्ट में आपको जानकर एक हैरानी होगी कि वैदिक कॉन्सेप्ट में मूर्ति पूजा जैसी व्यवस्था नहीं थी। मूर्ति पूजा रामायण और महाभारत में आई। इसका मतलब ये हुआ कि रामायण और महाभारत जो है वैदिक लिटरेचर के बाद के हैं।
अब अगर वैदिक गॉड या गॉडेस को अगर आप देखें तो गॉड और गॉडेस वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं। फायर, वाटर, एयर, अर्थ और स्काई, ये वही गॉड और गॉडेस है वैदिक लिटरेचर में, जो कि रामायण महाभारत में हमें पूरी तरीके से मूर्ति पूजा दिखता है, वैदिक लिटरेचर में है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वैदिक स्कॉलर्स को इस बात की जानकारी थी कि हमें उन्हीं को गॉड या गॉडेस या वर्शिप कॉन्सेप्ट में रखना है जो कहीं न कहीं हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इफेक्ट डालते हैं। और इसका एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जब हम किसी को आइडियल मानते हैं, किसी की वर्शिप करने लगते हैं, तो उसके प्रति एक केयरिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर हम जल को पूजेंगे, वाटर को वर्शिप करेंगे, तो वाटर को पोल्यूट या पॉल्यूशन नहीं करना है, एयर को गंदा नहीं करना है, इसके प्रति में केयरिंग कॉन्सेप्ट होगा। तो कुल मिला जुला के जो इसका सबमिशन है वो यही है कि वैदिक लिटरेचर में मूर्ति पूजा कॉन्सेप्ट नहीं था, गॉड या गॉडेस का कॉन्सेप्ट जो है लेटर वैदिक में आया, जो कि रामायण और महाभारत में हमें देखने को मिलता है। कुछ लिटरेरी रिसोर्सेज हैं, अग्नि इले, जैसे कि मैंने बताया फायर को पूछ रहे हैं, तो रेफरेंस है I invoke Agni, the priest, the divine fire, and the one who presides over the sacrifice। ठीक है, वैदिक साइंस भी जो है पूरी तरीके से अग्नि के आसपास, वैदिक साइंस और मॉडर्न साइंस का छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा मैं। आपने नोटिस किया होगा, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम कैंडल जलाते हैं, तो साइंस की बेसिक थ्योरी है कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसका जो फ्लेम है ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी ये है कि जो गैसें हीट होती हैं उनका मास या वेट क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, इसमें से ऊपर जाता है। लेकिन वैदिक साइंस क्या बोलता है कि नहीं, जो जिसका पार्ट होगा, जो जिसका हिस्सा होगा वो उसी की ओर अट्रैक्ट होगा। फायर किसका हिस्सा है? सन का। इसी वजह से तो वो फ्लेम जो है किसको अट्रैक्ट हो रहा है? सन की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। वाटर किसका हिस्सा है? ग्राउंड का हिस्सा है। साइंस में ग्रेविटी, मास, वेट ये टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वैदिक साइंस से सीधा बोल रहा है कि जो जिसका हिस्सा होगा उसी को अट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा रामायण जैसे 2-3 पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया कि रामायण जो है पोस्ट वैदिक है। इसमें रामायण के डेटिंग्स के बारे में हम देखते हैं तो ऐसा माना जाता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल है उसमें ये ऐसा माना जाता है कि कर्कटे च पुनर्वसो यदा प्रोचेत राघवस्य जन्मतः। इसका मतलब ये हुआ इन द बालकांड ऑफ रामायण, आपको पता है 7 चैप्टर हैं, वाल्मीकि प्रोवाइड्स एग्जैक्ट प्लेनेटरी पोजीशन एट द टाइम ऑफ लॉर्ड राम्स बर्थ। वाल्मीकि रामायण में राम के बर्थ का एग्जैक्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है वो बताया है, वाल्मीकि ने खुद बताया है, जो कि यह प्रूव करता है कि 5114 BC में जो है रामायण जो है राम पैदा हुए थे। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब राम के बर्थ का डेट हमें कहीं से मिल रहा है, इसका मतलब रामायण की विरचना उसी के आसपास होती है। तो वाल्मीकि क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड राम्स बर्थ सच एज द प्रेजेंस ऑफ पुनर्वसु नक्षत्र एंड प्लैनेट्स लाइक जुपिटर in the sun in specific constellations. This evidence has allowed modern scholars to calculate Rama's birth around 5114 BCE। तो ऐसा माना जाता है कि जब कर्क रेखा के सहयोग से पुनर्वसु नक्षत्र में जब मून आया तो जो है राम पैदा हुए थे। ठीक है, इसके कुछ कल्चरल रेफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब राम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले जो है एक ये था कि एक यज्ञ करना है। तो यज्ञ की जो विधि है ऋग्वेद के रेफरेंस से लिया गया। परफॉर्म्स द अश्वमेध यज्ञ, वैदिक रिचुअल्स टू इंश्योर द बर्थ ऑफ अ सन रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यूइंग फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन इनटू द रामायण पीरियड। तो यह जो है एक कल्चरल एविडेंस के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि महाभारत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, महाभारत में कई बार राम और राम के कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन हमें देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है।
जैसा कि पता है कि ज्योतिष विज्ञान जो है एस्ट्रोलॉजी महाभारत को लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व का मानता है और वर्तमान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको जो है 1500 टू 2000 ईसा पूर्व का मानता है। और चूंकि गौतम बुद्ध का कहीं भी एक्सप्लेनेशन महाभारत में हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि गौतम बुद्ध का आपको पता होगा 563 से 483 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम है, तो ये तो श्योर है कि गौतम बुद्ध जो है महाभारत के बाद हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले जो है गौतम बुद्ध का कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता। और आपको पता होगा कि बुद्धिज्म के जितने लिटरेचर है, चाहे वो जातक कथाएं हो, एक जातक कथा का नाम ही है दशरथ जातक कथा। इससे ये भी प्रूफ होता है कि राजा दशरथ का जो रेफरेंस है वो बुद्धिज्म में हमें देखने को मिलता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि बुद्धिज्म के पहले के एपिक्स हैं आपके महाभारत और रामायण। अब महाभारत का कुछ और रेफरेंसेस हम अगर इसमें देखते हैं कि a solar eclipse occurred on the new moon day and a lunar eclipse on the 14th day of the bright false night। यह संस्कृत का महाभारत का प्रूफ ये है, जो कि यह प्रूफ करता है कि जब कुरुक्षेत्र का जो वार हुआ था उस समय अमावस्या था। अमावस्या में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ हिंदू एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। तो अमावस्या के दिन जो है ये स्टार्ट हुआ था कुरुक्षेत्र का वार, जो कि उस एस्ट्रोनॉमिकल गणना के हिसाब से, राशियों के हिसाब से 3139 BCE के आसपास हमें देखने को मिलता है, जिसका अमावस्याम च एक कोटेशन है, अमावस्याम च सूर्य ग्रहणम चतुर्थी शुक्ल पक्षे च चंद्र ग्रहणम। ये जो है रेफरेंस है महाभारत का। इसके अलावा कुछ आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्पल्स हमें वंश के आधार पे जीनियोलॉजिकल एंड कल्चरल एविडेंस होते हैं कि कौन से वंश का एक्सप्लेनेशन जो है हमें महाभारत में दिखता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, महाभारत में राम का इक्ष्वाकु वंश का हमें एक्सप्लेनेशन महाभारत में मिलता है। चूंकि राम जो है डिसेंडेंट थे इक्ष्वाकु वंश के और बिलोंग्स टू द मनु, तो यह दो चीजें कंफर्म हो रही हैं कि महाभारत में रामोख्यान में, मतलब महाभारत के वन पर्व में एक छोटा सा जो आ रहा है एक्सप्लेनेशन राम का, यह श्योर कर रहा है कि राम की जो कथा है या रामायण है वो महाभारत के पहले की है। और राम के वंश के बारे में, उनके जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, इक्ष्वाकु वंश के बारे में जो रामायण में महाभारत में डिटेलिंग दी गई है, यह श्योर करती है कि यह जो है महाभारत उसके पहले की है। इसके बाद कुरु डायनेस्टी महाभारत, तो कुरु डायनेस्टी ट्रेसेस बैक टू द किंग भरत, another important figure in ancient India tradition predating the events of the Ramayana। और जैसा कि हमें पता है कि महाभारत का जो कुरु वंश है, बेसिकली ये लॉर्ड राम के जो भाई भरत थे ना, उनसे मिला जुला हुआ है। तो यह पता चलता है कि कुरु वंश का जो एक्सप्लेनेशन इसमें आया हुआ है, ये रामायण से के पहले, रामायण के रेफरेंस से ही यह दिया गया है। इसके अलावा जो है रामायण में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस जो है हमें महाभारत के बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस एश्योर करते हैं कि हमें जो है रामायण को महाभारत के पहले मानना चाहिए। ठीक है, महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व में जैसा कि मैंने बताया चैप्टर 273 से 93 में राम का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन हमें बताया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो रामायण के समय में और महाभारत में टेक्नोलॉजी का काफी गैप देखने को मिलता है। रामायण में टर्मिनोलॉजी लिटरेचर की अगर बात करें, रामायण में जहाँ पे एक तरफ मर्यादा दिखने को मिलता है, परिवार को जहाँ पे एक होता है कि एक केयरिंग का भाव दिखता है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हथियार जो यूज किए गए हैं वो तीर वगैरह रखे गए हैं। ठीक है, और जहाँ पे मंत्र शक्ति काम करती है। लेकिन महाभारत के बैटल में देखेंगे ना कि हथियार में बड़ी मॉडर्निटी आ गई है। ठीक है, तलवार आ गया है और भाल आ गए हैं, नई नई चीजें ऐड हुई हैं। तो इससे पता चलता है
कि ऑब्वियस बात है कि हम लोग बेसिक्स टू जब हमारा ग्रोथ होता है हम लोग बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो ये हथियारों का जो प्रयोग है बैटल में ना, ये एश्योर कर रहा है कि मॉडर्निटी जो है कितनी ज्यादा। आप देखिए ना कि जुए जैसा जो गेम का जो ग्लैमरिंग का एक्सप्लोरेशन है, ये मॉडर्निटी को शो कर रहा है। और कहीं कहीं क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रामायण महाभारत एक मिथ है? अक्सर हम लोग सुनने को अक्सर मिलता है, एलिगेशंस लगते हैं। इसको अगर एक तरफ मान लिया जाए कि ये मिथ है, तो आपने नोटिस इसको एक एपिक मान लेते हैं कि स्टोरी मान लेते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक मूवी बनाने में डायरेक्टर कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को लेके चलता है? 5, 6, 7, 8। ठीक है, तुलसीदास का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तुलसीदास पैदा कहाँ हुए थे? यूपी के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक बंदा कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके अयोध्या के इंफॉर्मेशन को उस टाइम लिखता है। वो बंदा जो है अयोध्या से फिर प्रयागराज इलाहाबाद तक आता है। वो बंदा फिर मध्य प्रदेश उज्जैन के रास्ते, महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए, रामेश्वरम के रास्ते होते हुए, और सॉरी इसी के बीच में मैं भी राम जी की शादी की बात करता हूँ, जनकपुर बिहार से होते हुए आपका श्रीलंका, रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका तक जाता है। तो क्या टेक्नोलॉजी के अब्सेंस में यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ बंदा उन चीजों को इमेजिन कर सकता है? आज चैट जीपीटी है ना, आज गूगल है। एक कॉमन सा बंदा एक छोटे से गांव में बैठ करके इतना बड़ा इमेजिनेशन कर सकता है। तो ये चीजें किस तरह पे इंडिकेट हो रही हैं? या तो लिखने वाला सुपर पावर रहा होगा, या तो वो स्टोरी सही रही होगी। आपको कोई ना कोई एक चीज को मानना पड़ेगा, या तो वो स्टोरी सही है जो तुलसीदास वाल्मीकि ने लिखा, या वो राइटर कुछ अनकॉमन है जिसने जो है एक डायरेक्टर 8-10 कैरेक्टर्स को लेके परेशान हो जाता है, लेकिन हजारों कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की अलग स्टोरी, और हर स्टोरी का कैरेक्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अगर ये इंसिडेंट सही है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इसके टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड सीधी बात है, जो चीज मैन मेड नहीं है उसके टाइम पीरियड को निकालना बहुत टफ टास्क है। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल हेल्प से, कुछ लिटरेरी हेल्प से, कुछ कार्बन डेटिंग, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम पास पहुंचे। ठीक है, जैसा कि बुद्धिज्म के बारे में कहा जाता है कि हमारे विष्णु जी क्या होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये बैटल तब स्टार्ट हुआ जब शंकराचार्य आए। शंकराचार्य के पहले ऐसा सिद्धांत नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि बुद्धिज्म जब आया यहाँ पे हमारे यहाँ आया, तो वो पूरी तरीके से पाली प्राकृत लैंग्वेज को लेकर आया। पाली प्राकृत लैंग्वेज को लेने के बाद जो है उसने अपने डिस्कोर्स को चलाने का प्रयास किया, एक अटेम्प्ट दिया। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस कहाँ पे है? आप लोगों को कोई जानकारी है? बुद्धिज्म कहाँ से? बिहार से पैदा हुआ। हाँ जी, गया कहाँ पे है? वही। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बुद्धिज्म गया में पैदा हुआ, बिहार में पैदा हुआ, बिहार स्टेट में पैदा हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत में बुद्धिज्म के उस गया या फिर अगर मॉन्यूमेंट्स को छोड़ दे तो वहां पे क्या स्थिति है? भाई जहां से पैदा हुआ वहां को एक्सटेंड करना चाहिए ना। इंडिया को छोड़ करके और जगह क्या हो गया? एक्सटेंड करेगा, क्योंकि कलिंग के बाद अशोक ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया बुद्धिज्म को एक्सटेंड करने में। उसका मेन कारण है लिटरेरी, ऑब्वियस बात है। बुद्ध के जाने के बाद अब उनके उपदेशों को एक इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है उसके थ्रू मुझे पहुंचाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाली प्राकृत बिहार के आगे जानने वाला कोई था नहीं, लोकल लैंग्वेज थी। तो अब लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कुछ लोगों को हायर करो जो लोग इंटेलेक्चुअल क्राउड है। जनरली आज भी हम पॉलिसीज बनाते हैं तो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनका जो अच्छा लिखते हो, जो अच्छे इन्फ्लुएंशियल हो।
उस समय इन्फ्लुएंसर थे अश्वघोष नागार्जुन, वो किसके एक्सपर्ट थे? संस्कृत लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा, लेकिन बुद्ध चरितम लिख दिया। वो किस लैंग्वेज में थी? संस्कृत लैंग्वेज में थी। तो पढ़ने वाले ऑडियंस पहले से ही संस्कृत एग्जिस्ट थी। अब मैसेज क्या हुआ, जैसे कि बता रहे कि सारी समस्या हमारे एक्सप्लानेशंस को लेकर रही है। लोगों ने श्रुति परंपरा में कुछ चीजें ऐड की, कुछ चीजें छोड़ दी। क्या वो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? यस। थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए, हल्का सा जी। तो अब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आदमी हो ही जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब एक्सप्लेनेशन, जब मेन टेक्स्ट से छेड़खानी होती है तो क्या होता है, उसमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड है वर्ण, सब सुना आपने? वर्ण के आजकल कम से कम 5-6 मीनिंग है। एक वर्ण का मतलब होता है अल्फाबेट्स, एक वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर, एक वर्ण का मतलब क्या होता है? कास्ट। एक वर्ण का मतलब होता है सोशल स्ट्रक्चर, जिसको श्रेणी बोला जाता है, क्लास। ठीक है, अब सोचिए जिस पहले व्यक्ति ने वर्ण का यूज किया होगा उसको पता होगा कि मेरे लिए 5, एक वर्ण के 5 मतलब हो जाएंगे। तो श्रुति परंपरा और स्मृति में यही थोड़ी सी चीजें मिली कि कुछ चीजें ऐड होती गई, कुछ चीजें मिस होती गई, और एक समय के हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशंस किया, जिस वजह से जो है आज हमें बहुत सारे डिस्प्यूटेड देखने को मिलता है। तो इसको मैं ज्यादा कितना खींचते हुए बस यही बताता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज, एस्ट्रोनॉमिकल और लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू जो है, जो कहीं न कहीं हम आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो वैदिक लिटरेचर को 2000 ईसा पूर्व से 1200 के आसपास का हम मान सकते हैं। रामायण, क्योंकि इनके स्टेप बाय स्टेप में कोई हमें दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वेद के बाद रामायण और महाभारत है, इसमें कहीं भी किसी को कोई भी संदेह नहीं है, ये सब एक्सेप्ट करते हैं। उसका मेन कारण ये है कि वैदिक रिचुअल्स को राम ने रामायण में पूरी तरीके से श्लोक और ऋचाओं और मंत्रों के माध्यम से दे रखा है। इवन उसमें जो महर्षि, चाहे विश्वामित्र हो चाहे जो भी हो, वो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करते ही जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वैदिक स्कूल्स में थोड़ा सा गुरुकुल स्कूल, अगर हम थोड़ा गुरुकुल स्कूल्स के बारे में आपसे बात करें, आपने देखा होगा कि गुरुकुल स्कूल्स और बेसिकली बोर्डिंग स्कूल्स होते थे। बोर्डिंग स्कूल का मतलब ये होता है घर से निकलना है, निकलने के बाद जो है आपको 10 साल 12 साल तक, जब तक आप ग्रेजुएट ना हो जाए, ग्रेजुएट भी कैसे होने हैं आपको, शस्त्र मतलब जितने भी लिटरेरी नॉलेजेबल जितने भी एपिक्स हैं उसके साथ साथ आपको उस समय एसेंशियल में ट्रेनिंग भी लेनी होती थी। ठीक है, और उस समय रोस्टर बनता था गुरुकुलों में कि आपको इस गांव में, इस मोहल्ले में आप जाना है किसके लिए? भिक्षाटन, बेगिंग के लिए। अब ऑब्वियस बात है, जिस स्टूडेंट्स को अगर ये पता हो कि मैं ग्रेजुएट होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? इस सोसाइटी का है। इस सोसाइटी ने मुझे फ्री में खिलाया, फ्री में पढ़ाया और फ्री में रहने की व्यवस्था की, तो वो लड़का जब ग्रेजुएट होगा तो किसको रिटर्न करने के लिए सोचेगा? सोसाइटी को सोचेगा। अब आज के एजुकेशन में क्या है कि लड़का किससे पढ़ाई किया? अगर फैमिली एबल नहीं है तो लड़का बैंक से हेल्प से पढ़ाई किया, ग्रेजुएट होने के बाद किसको रिटर्न करने के लिए सोचेगा? बैंक को। सोसाइटी तो आई नहीं ना बीच में कहीं। तो कुल मिला जुला के ये है कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये जो वैदिक स्ट्रक्चर है, ये रामायण और महाभारत में हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आज जो है मैं अपने बात आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है आपका नक्षत्र राशि, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल एक बेस है, उसके आधार पर। दूसरा लिटरेरी, जैसे कि मैंने बहुत सारे कोटेशंस आपके सामने रखे। तीसरा जो है आपका कल्चरल का मतलब रिचुअल्स में भी अगर कोई चीजें हो रही हैं, एग्जांपल्स के तौर पे अगर ये क्रिटिकल, ये आपको ये कौन सी स्क्रिप्ट लिखी गई है?
कौन सी स्क्रिप्ट है? इंग्लिश है ना, रोमन। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2000 साल बाद ये कहीं डंप हो जाएगी, उस समय के लोग अगर इसको खोजेंगे और इस स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले लोग उस समय नहीं रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी? इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने में प्रॉब्लम आएगी। और यही प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है कि हम ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को, खरोष्ठी स्क्रिप्ट को आज तक डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। और चाहे वो आप देखिए ना कि वही डिकोड हम कर पा रहे हैं जो फेमस कोटेशंस हैं। अब बुद्धिज्म का सबसे फेमस कोटेशन सारनाथ में जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। अब कुल मिला जुला के यही कि जब इस स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ पाएंगे तो उस स्क्रिप्ट में जो भी नॉलेज छिपा होगा उसको हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। फिर हम यही बोलेंगे कि हम अप्रोक्सीमेटली ये बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट 2020 से 25 के बीच में लिखी गई होगी। अगर ये हम 50 साल 100 साल बाद इस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी रिसर्च करेंगे, 2000 साल बाद देखेंगे, तो हमें आसपास का बताएंगे कि 2020 से लेके 30 के बीच में ये स्क्रिप्ट यूज होती रही होगी, लेकिन हम एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते। तो यही ये जो इशू है ये हमारा शुरू से वैदिक लिटरेचर रामायण और महाभारत के साथ लगातार चला रहा है। बुद्धिज्म के आते आते फिर भी हम लोग चूंकि लिखने पढ़ने की श्रुति परंपरा से आगे बढ़कर लिखने पर चीजों को आगे कर रहे हैं। अब आप देखिए ना कि आजकल आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है, हमारे पास उसका तभी तक कॉपीराइट हो सकता है जब तक उसका हमारे पास पेटेंट ना हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि बचपन से चोट लगने पे हल्दी यूज करते हैं, हम लोग सुना होगा, लेकिन कितने हंसी की बात है कि हल्दी का पेटेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। आप सोचिए कि जो चीजें हमारे ट्रेडिशन में है, हर चीज में हम बचपन लेकिन हमारे पास नहीं। उसका मेन कारण क्या है कि हमने अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उस लैंग्वेज को पब्लिकेशन नहीं कराया या हम उसको पढ़ ही नहीं पाए। और यही कारण है यूके जैसे कंट्रीज उसका पेटेंट लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन डेटिंग हो, किसी का डेट निकालना हो, एज निकालना हो, तो हम आस-पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबमिशन के तौर पे अगर मैं बोलूं तो वैदिक पीरियड 2000 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व, और रामायण जो है 5114 जो कि राम के बर्थ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये है। और महाभारत जो है 3139 ईसा पूर्व के आसपास का है। अब चूंकि बुद्ध का यहाँ प्रेफरेंस देना इसलिए जरूरी था क्योंकि बुद्धिज्म को भी जो है हम राम और विष्णु के अवतार से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म का इसीलिए मैंने रेफरेंस दिया कि बुद्धिज्म के बहुत सारे एपिक्स में जो है दशरथ का भी एक्सप्लेनेशन है, राम का भी आता है वर्णन। और इसका मतलब ये है कि रामायण और ये महाभारत जो है बुद्धिज्म से पहले का है। ऑब्वियस बात है जब बुद्धिज्म में राम का है और रामायण के बाद जो है महाभारत का डेट आता है, तो ये बुद्धिज्म जो है 563 से लेके 483 ईसा पूर्व के आसपास यह एक समय हमें देखने को मिलता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में इस टॉपिक को लगाने का जो जहाँ तक मुझे मतलब समझ में आता है कि एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस की जो वैल्यू है, मॉडर्न वैल्यू है, वो हमें हमारे वैल्यूज में देखने को मिले। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा मोरालिटी और एथिक्स, मोरल और एथिक्स शब्द आपने सुना होगा। दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है। कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी? कोई बता सकता है? यही डिफरेंस बेसिकली इस डेट को निकालने में है। एथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस क्या है? सर बच्चे आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर। अच्छा, नहीं कुछ और उधर विद्वान लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। सर बताइए, हेलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी? या तो ये दोनों सिनोनिम्स है या दोनों में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो कैसे है? कोई बता सकता है? अच्छा, कोई ये बताए कि आप एथिकल हो कि मोरल हो, ये तो बता सकते हो ना? एथिकल हो कैसे? अगर तुमको प्रूव करना कि यार एथिकल हो, कैसे बोलोगे आप? कोई बता सकता है? क्या संस्कार है? अच्छा, और कोई मोरल हो यहाँ पर? क्या
क्या है संस्कार? संस्कार आपको एथिकल बनाते हैं, आप ये कह रहे हो? अच्छा, दोनों बनाते हैं, तो इसका मतलब एथिकल मतलब दोनों एक हुए कि अलग हुए? अच्छा, नहीं, मुझे तुम मॉडल ज्यादा लगते हो, एथिकल लगती। और कोई बता सकता है क्या? हाँ बताइए। सर एथिकल वो होता है जो जनरली एक्सेप्टेड होता है, मतलब ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं ना, कल्चरल जो नॉर्म हो गया, रूल्स रेगुलेशंस हो गए जो फॉलो कर लेते हैं, जो चलता है। और मोरालिटी वो होती है जो आपकी पर्सनल होती है, आपकी फैमिली के अंदर है कि हाँ हमारी फैमिली का ये रिवाज है। नहीं, फैमिली तो बहुत बड़ा ले गया। एथिक्स इज ए सोशल कोड ऑफ कंडक्ट and morality is a personal code of conduct. That's why everyone is ethical and moral. दोनों अलग अलग कैसे हुए? तो आप ऐसे समझिए, और एथिकल और मोरालिटी की सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि if you are ethical then good, if not then also good. एग्जाम्पल के तौर पे आप सड़क से बाहर निकलिए और किसी का इंसिडेंट हो रखा है बाहर, ठीक है, और आप सब लोग वहाँ पे फोटो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप एथिकल होगे तो क्या कहोगे? चल के इसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचाए तो आप अनएथिकल नहीं हुए। पूछिए कैसे? क्योंकि आपके पास जवाब है कि भाई साहब आप भी लोग तो खड़े हैं, आप क्यों नहीं बचा दिए? एथिक्स और मोरालिटी की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इफ यू आर देन गुड, इफ यू आर नॉट कोई बात नहीं, और भी अच्छा है, ठीक है। अगर इफ यू आर एथिकल देन सोसाइटी विल क्लैप, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, लेकिन नहीं है तो आपको गाली भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी एथिक्स और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में जो अलग अलग क्लॉजेस हैं, गीता का सेल्फ मैनेजमेंट का है, कौटिल्य का टैक्स सिस्टम है, चाणक्य का ये है, किंगशिप एंड सोसाइटी का कल्चर है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है इस इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू जो हमारे स्किल और वैल्यूज को एनहांस करने के लिए लगाया गया है। मुझे मानना है कि ये इसका मेन उद्देश्य यही है। तो आप लोग भी जो है इस हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे एसेट्स मिले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक लिटरेचर जो कि आपको योग से भी जोड़ रहा है, एक लिटरेचर जो आपको मेडिटेशन से जोड़ रहा है, एक लिटरेचर जो आपको एपिग्राफी से जोड़ रहा है, एक लिटरेचर जो आपको हिस्ट्री से जोड़ रहा है, एक लिटरेचर आपको कल्चर से जोड़ रहा है, एक लिटरेचर आपको हेल्थ से रिलेटेड जो एक्टिविटी जो उसको जोड़ रहा है। सोचिए अगर ये एसेट्स के तौर पे मिला हुआ है तो हमें शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब जो है शायद इस सिलेबस की, इस इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो एम है, जो उद्देश्य है वो फुलफिल होगा। तो मैं एग्जैक्ट आपको एज नहीं बता सकता, इवन कोई भी नहीं बता सकता तब तक जब तक एक पार्टिकुलर कंक्लूजन तक इस पर काम न हो। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो एक आसपास की चीजें, चाहे वो बर्थ के एविडेंस के हिसाब से हो, चाहे लिटरेरी कोटेशंस के हिसाब से हो। सीधी सी बात है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पेरेंट्स का नाम लिखा है तो मेरे से पहले होंगे, ठीक है ना। उसी रिसोर्सेज के हिसाब से, उसी बेस के हिसाब से मैंने छोटी मोटी जो है आप लोग से बात, कुछ चीजें हो सकता है कि छूट गई हो, लेकिन प्रयास किया। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो सर से पूछ सकते हैं। सर एक था जो हम वैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वो मेसोपोटामिया वाली मानी जाती है, जी जी जी, तो उससे हम कोरिलेट कुछ कर सकते हैं अपने। एक्चुअली बात ये है सर कि हम ऐसा मानते हैं कि वैदिक लिटरेचर को आर्यंस ने एस्टेब्लिश किया। हाँ। अब दिक्कत ये है कि आर्यंस कौन है? इंडस वैली के आसपास रहने वाले लोग हैं या तो कहीं बाहर से आए हैं। इस डिस्प्यूट को यदि हम सॉल्व करें तो नहीं कहते हैं नहीं जी आर्यंस तो हम ही हैं, इसलिए जो है दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने जो है, क्योंकि वो वैदिक रिचुअल्स को आर्य समाज जो होता है वो कुछ करे न करे हवन रोज करता है, ठीक है ना। आपने जो लोग भी आप लोग जानते हो आर्यंस के बारे में। और जो समाज हवन कर रहा है, वैदिक रिचुअल्स फॉलो कर रहा है, वो बाहर से कैसे आ सकता है? पहली बात तो ये है। यदि हम उसको यही का मानते हैं तो हम मान के
चलते हैं कि हमारा इतिहास यहीं से चालू हुआ, इंडस वैली से स्टार्ट हुआ, अगर हम उस सोर्सेस को मानते हैं। अब बाहर से मानते हैं तो सर तो यही है, हमको तो लिखने का भी ज्ञान नहीं था। हमारे यहाँ जो पहली स्क्रिप्ट थी वो डायग्राम फॉर्म में थी, हमारे यहाँ तो अल्फाबेट्स बाद में आए। पहले हम चित्रों के माध्यम से, इंडिकेशंस के माध्यम से अपना काम करते थे। जो व्यक्ति सुनने, लिसनिंग और लर्निंग या लर्निंग और थिंकिंग बेस पर चल रहा हो, जो लिखना नहीं जानता है, तो लोग उसको अनपढ़ समझते हैं, यही समझते हैं ना। फिर उस पर होता है कि आप तो लिखना जानते नहीं थे, तो फिर आप वेद कैसे लिख दिए? नहीं, कोई और लिखा है। तो बहुत सारे एलिगेशंस हैं। तो इसका यही है कि सर हम तो आर्यंस को अपने यहाँ का ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एंशिएंट रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ का नहीं मानते तो फिर वो क्वेश्चन से नहीं होता कि हम तो अनपढ़ ही थे शुरू से, और हमें तो जब वेस्टर्न मतलब बाहरी लोग आए तो हमें कुछ उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया। और यही बात है कि उन्होंने पढ़ने लिखने में हमें जो आप अजंता एलोरा के केव्स देखिए ना, वहाँ पे अल्फाबेट्स कहाँ हैं, वहाँ पे डायग्राम्स बने हुए हैं, इंडिकेशंस बने, वो आपको क्या बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो सर ये मुझे ऐसा लगता है। किसी का और कोई क्वेश्चन? जी। So you have mentioned in your speech about Tulsidas. So we have also studied that Ramayana is also written by Valmiki. तो मैंने वाल्मीकि तो बोला ही था। So I want you to shed some more light on this. Like how should we take on that? Actually देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि टेक्स्ट सेम होता है। अब आप देखिए ना कि बुद्ध ने नई बातें क्या की, बुद्ध ने नई बातें क्या की, सत्य के बारे में बोला, अहिंसा के बारे में बोला, ये तो हमारे पुराने एस्टेब्लिश था, लेकिन उस चीज को उन्होंने पाली और प्राकृत के मैसेज के थ्रू दिया, उस लैंग्वेज के थ्रू दिया। तो तुलसीदास ने अवधी लैंग्वेज में रामायण को लिखा, क्योंकि वो जिस बेल्ट के थे वो अवध का बेल्ट है। बेसिकली ये आपका अयोध्या, ये प्रयागराज, कानपुर का जो एरिया है ना, तुलसीदास की जो लैंग्वेज है वो अवधी है। मतलब जैसे कि है कि आपने देखा होगा कि तुलसीदास के रामचरितमानस में श्लोक नहीं मिलेगा आपको, दोहा और चौपाई मिलेगा। तो सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो ना, उसको उसी भाषा में ट्रांसलेट करते हो ना। आप बस किसी साउथ इंडियन बंदे को पोस्टिंग दे दो बिहार के किसी गांव में, तो अब वो जा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो जिसको कम्युनिकेट करेगा वो समझेगा क्या? उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा ना। या तो उसको हिंदी आती हो, या तो वहाँ के गांव के लोगों को इंग्लिश आए, तभी तो काम चलेगा ना। तो बेसिकली लैंग्वेज आप देखेंगे, साउथ इंडियन में कम रामायण है, अलग अलग जगह रामायण लिखे गए, लेकिन वो अपनी भाषा में लिखे गए, क्योंकि उनके लोग, उस भाषा को जानने वाले लोग अपनी भाषा में उसको अवेयर हो सके, समझ सके, ठीक है ना, व्हाट इट। तो ये जो अलग अलग रामायण के बारे में है, कैरेक्टर मेन हीरो एक ही है, दैट इज राम। लोगों ने अपने अपने एक्सप्लेनेशंस के अकॉर्डिंग अपने अपने लैंग्वेज में राम के ही बारे में, आप देखिए ना, इंडोनेशिया बाली में रामलीला हो रहा है, किस भाषा में बोलते होंगे वो? जिस भी भाषा में बोलते होंगे ना, आखिर हो रहा है ना रामायण। तो लैंग्वेज का ज्ञान, सब्जेक्ट का ज्ञान, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। आप रामायण नाउन ये किसी भी लैंग्वेज में एक जैसे ही पढ़ा जाएगा, एक्सप्लेनेशंस इसके अलग होंगे, समझ में आया? तो बेसिकली ऑडियंस तक मुझे पहुंचना है, मीडियम कैसा भी हो। मुझे संस्कृत नहीं सिखाना, संस्कृत में छुपे हुए जो वो नॉलेज है उसको पहुंचाना है, आपको पंडित नहीं बनाना मुझे, ठीक है। तो ये है, हमें सब्जेक्ट का ज्ञान देना, आपको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं देना। गॉट इट? एनीवन एल्स? हो गया? या तो कुछ समझ में नहीं आया तो सब विद्वान आदमी है। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोग कभी रामजस आए दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका वेलकम, स्वागत है। आप जैसे 57,000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3rd ओल्डेस्ट कॉलेज है रामजस कॉलेज, आप लोग का मोस्ट वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच। महाभारत के व्याख्यान से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। सर, आपने जैसे
इन तकनीकियों को इस्तेमाल करके रामायण और महाभारत के डेट्स को वर्णन किया है। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके विचारों ने हमारे सांस्कृतिक धरोहर के प्रति गर्व से भर दिया है। अनुरोध करूंगी कि वह मुख्य अतिथि को एक समृद्धि चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। धन्यवाद सर। आज की चर्चा से हमें जो ज्ञान और प्रेरणा मिली है वह न केवल हमारी ऐतिहासिक समझ को समृद्ध करेगी बल्कि हमें भविष्य के अध्ययन के लिए भी प्रेरित करेगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।